देख पारू, तूने मेरे बारे में जो कुछ भी सुना है ना, सब सच है। और मैं तुझसे सच नहीं छुपाना चाहता, लेकिन मैं तेरे से वादा करता हूं, मैं तेरे लिए खुद को बदल लूंगा। और कसम से जब से मैं तुझसे पहली बार मिला हूं ना, मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि बस अब और नहीं, अब जिंदगी पहले जैसे नहीं रहेगी। काश के हम पढ़ सकते कि दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है। काश के जो नजर आता है वही मन में हो। काश किसी के छुपे मकसद को हम जान सकते। काश, हालांकि ये मुमकिन नहीं। पारुल बेन, एकदम नवी डिजाइन है, તમારા પર બહુ જ સારી લાગશે। दिखाइए। શું લાગે છે? आ सारी है, पर मुझे ना वो वाली दिखाई। हाँ पण एकदम लेटेस्ट है। आ जाओ। देख, तेरे को जो भी पसंद है, जितना भी पसंद है ले ले, ये मत सोच कितने का है, ठीक है? विनोद, अब आप आ गए हैं तो आप बताइए ना कौन सी साड़ी खरीदूं। पारुल, मेरे को क्या समझेगा ये सब साड़ी वाड़ी, ये सब तू ही देख ले। वैसे भी तू तो जो भी पहनती है तेरे पे अच्छा ही लगता है। मैं बाहर पान की दुकान पे खड़ा हूँ, तो ये सब देख ले। हाँ, दिखा देना। શું કરું લક્ષ્મણભાઈ? સારી का बिल बनाओ कि नहीं? शो करो कोई समझ नहीं पड़ती। विनोद भाई की होने वाली बीबी है ये। अरे पर 12 साड़ी पसंद की उसने। पूरे शहर में मेरी ही दुकान मिली थी क्या इसको? एक काम कर दो, आप थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट दे दो। हाँ ये सही है, पैसे दे तो भी ठीक, और नहीं दे तो भी हम क्या कर सकते हैं। कितना हुआ लक्ष्मण भाई? अब रहने दो ना विनोद भाई। अरे नहीं 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 लक्ष्मण भाई, लगन छे मारा, मुफ्त में नहीं लो। हाँ बताओ कितना हो? अरे दिखाओ, क्या बराबर है ना? देखो, अगले हफ्ते लगन है हमारा, आपको आना है, कार्ड भिजवा दूंगा, भूलना नहीं। जय श्री कृष्ण। जलेबी जैसा टेढ़ा आदमी सुधर कैसे गया? जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण। बा, ये देखिए कितनी सारी साड़ियाँ खरीद के लाई हूँ। सरस छे ना? हाँ। विनोद भाई, ए कार्ड मस्त है। आ जाओ विनोद भाई, मुझे ये बहुत पसंद आया। अरे यार, ये सब हमको क्या समझेगा, ये सब दुल्हन को दिखाओ, वही बताएगी। हाँ? पारुल, इन सब कार्ड में से एक सबसे अच्छा वाला कार्ड चलो। ये अच्छा लगा? धीरेन, ये कार्ड की 5000 कॉपी छपवा दो। हाँ? सारे शहर में ये कार्ड बांटो, सबको बुलाना है शादी। ठीक है भाई, थाई जा से। पुनीत, तू पारुल को घर छोड़ के आ जा। भले विनोद भाई, चलिए भाभी। मैं ना ये सारी साड़ियाँ यहीं छोड़ के जा रही हूँ। अरे कहीं भी छोड़ दो, तुम्हारा ही घर है, और फिर एक हफ्ते बाद तुमको यहीं तो आना है। कोकिला, पारुल ने फैसला सोच समझ के तो किया है ना? इन्हें खबर है वो क्या कर रही है। पारुल बेटा, क्यों थे हो मम्मी? तूने ठीक से सोच लिया है ना? मतलब तू जो करने जा रही है। 4 दिन बचे हैं लगन को, तुझे क्या लगता है मैं बिना सोचे समझे करूंगी क्या? भले तू जो ठीक समझे।
इससे हमला मैं करूंगा। तू ये ले विलास, माजी को तू पकड़ना और कंदर तू पारुल बहन को पकड़ना। ठीक है। प्रफुल्ल जी, अरे खबर तो पक्की है ना? मतलब वो घर में अपनी माँ और पारुल के साथ अकेला मिलेगा ना? अरे खबर पक्की छे। उनके आदमी मोरी कनल गांव गए हैं शादी के कार्ड बांटने। हम आज ही रात में उन सबको निपटा देते हैं। एक तरफ जोरों से शादी की तैयारी चल रही थी, दूसरी तरफ एक कत्ल की। हमलावरों के पास शादी वाले घर में हो रही हर घटना की सही जानकारी थी। मैंने ये सारे पैकेट्स अंदर रख देती हूँ और बासी भी मिल लेती, फिर आप मुझे घर छोड़ दीजिए। तो फिर तुम खाना भी यहीं खा लेना ना, उसके बाद मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। ठीक है। जय श्री कृष्णा बा। जय श्री कृष्ण बेटा। बा खाना खा लेते हैं? हाँ, मैं तुम दोनों की राह देख रही थी। चलो। मैं 2 मिनट में हाथ मुंह धो के आता हूँ, ठीक है? 2 मिनट। बा, मैंने ना गहने खरीदे हैं, तब तक दिखाऊं? हाँ दिखाओ ना। अरे वाह, यही फेंक दो। चलो जल्दी यहाँ से निकलना है। मैं विनोद का बीच का भाई धवल चौहान हूं। विनोद हमारा सबसे छोटा भाई था। जब ये सब हुआ तब पारुल यहाँ विनोद और बा के साथ में थी। 3 लोग थे, उनमें से 2 ने मुझे और बा को पकड़ा, बोले अगर आवाज की तो जान से मार देंगे। तीसरा अंदर गया। कुछ देर बाद जब वो बाहर आया तो तीनों भाग गए। जब मैं अंदर आई चार दिन के बाद आप दोनों की शादी होने वाली थी। जी हाँ, हम आज ही शादी के गहने लेकर आए। खाना खाने के बाद वो मुझे घर छोड़ने जाने वाले थे। आपने उन दिनों का चेहरा देखा? उनके चेहरे ढके हुए। सर, एक बात तो साफ है, वो तीनों विनोद चौहान को मारने के इरादे से ही आए थे, वरना इतने गहने खुले में रखे हैं और किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। इसके साथ ऐसा होना कोई हैरानी की बात है। बहुत बड़ा हिस्ट्री शीटर था ये। सर, लेकिन एक बात खटक रही है, इस विनोद चौहान को मारा तब गया जब ये शादी करने वाला था। विनोद भाई! विनोद भाई! सर, 19 साल की उम्र तक विनोद चौहान जुर्म की दुनिया में कदम रख चुका था। खून, डकैती, गैंग वॉर, हर साल उसके जुर्मों की लिस्ट लंबी होती जाती थी। जब ये सब हुआ उसके वो 2 साथी वहां नहीं थे। हाँ सर, वो लोग मोरी कनाल गए थे विनोद की शादी के कार्ड बांटने। एक तो वजह हो सकती है कि आपसे दुश्मनी, किसी राइवल गैंग ने मार डाला हो। दूसरी कोई वजह हो सकती है। सर, उसके दोनों भाई हितेन और धवल उससे बहुत पहले अपने रिश्ते तोड़ चुके हैं। दोनों भाइयों में कोई अनबन? सर, वो दोनों ही अलग रहते हैं और दोनों खेती करते हैं।
राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। विनोद अपने सारे गलत काम छोड़ चुके थे सर। अब इतनी आसानी से भी ये सब काम नहीं छोड़ते। 21 साल तक खून खराबा, एक्सटॉर्शन, मर्डर करने के बाद सिर्फ उसके कहने भर से रातों रात ये चीज़ें गायब नहीं हो जाएंगी। अगर उन्हें किसी से खतरा था भी तो भी उन्होंने मुझे कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया। आपका कहने का मतलब है कि आपको पता ही नहीं था कि विनोद कितना नामचीन गुंडा है, उसके ऊपर कितने एक्सटॉर्शन और मर्डर के केसेस चल रहे हैं। जब मैं उनसे पहली बार मिली थी तब मैं नहीं जानती थी कि वो क्या करते हैं। ये सब मुझे उनसे मिलने के बाद पता चला। कब मिली थी पहली बार? कुछ महीनों पहले। अब विनोद चौहान इतना भी अनसुना नाम नहीं है जिसके बारे में किसी को पता ना हो। शहर के सारे दुकानदार उसके नाम से थर थर कांपते थे और आप कह रही हैं आपको पता नहीं था। मैं नहीं जानती थी उनके बारे में ये सब, लेकिन जब पता चला तब उन्होंने मुझसे ये वादा किया था कि वो ये सब काम छोड़ देंगे। मैं तेरे से वादा करता हूँ, मैं तेरे लिए खुद को बदल लूंगा। घर बसाने से पहले उसने सारे बुरे काम छोड़ने का फैसला ले लिया था। जी हाँ। जुर्म वाला आती तो एक वजह है इसकी, आपके हिसाब से और कोई वजह है इस मर्डर की? मने खबर न थी। धीरेन, पुनीत, तुम दोनों विनोद के दो हाथ थे, एक दायां एक बायां। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि तुम दोनों के इस हमले की कोई खबर नहीं थी। उस रात चुपचाप दोनों निकल लिए? साहब, हम लोग विनोद भाई के लगन का निमंत्रण बांटने मोरी कनाल गए थे। और जो थोड़ीपन खबर होती ना सर कि विनोद भाई के साथ ऐसा कुछ होने वाला है, तो हम लोग कभी उनको अकेला नहीं छोड़ते। ऐसा कैसे मान लो कि तुम दोनों को पता ही नहीं था? विनोद भाई ने सारे गलत काम छोड़ दिए थे। वो तो घर बसाने की बात कर रहे थे। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लूं? सच यही है सर, विनोद भाई अपनी बात के बहुत करीब थे और आखिर उन्होंने अपनी बात की बात मान ली। बेटा तू जे करे छे ना बराबर करे छे। ऐसा कितने दिन चलेगा? मैं भी थक चुका हूं बा। मुझे भी अब एक अच्छी जिंदगी जीनी है। पहले खेती बाड़ी करते थे ना, बस वही करूंगा। पुनीत, धीरेन, देखो अगर तुम लोग चाहो तो मुझे छोड़ सकते हो, क्योंकि मैंने अब सोच लिया कि मैं किसी हथियार को हाथ नहीं लगाऊंगा और सारे गलत काम बंद कर दूंगा। विनोद भाई, हम हमेशा आपके साथ रहें और आगे भी रहेंगे। आप जो भी काम करेंगे हम आपके साथ हैं। विनोद भाई इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे आपको। और ऐसा क्या था जिसने विनोद जैसे आदमी को संत बना दिया? प्यार? हाँ साहब, विनोद भाई पारुल भाभी से बहुत प्यार करते थे। विनोद भाई, जिस औरत को आपने बाजार में देखा था उसका नाम पारुल सोलंकी है। शादीशुदा है क्या? पति को छोड़ चुकी है। आनंद मिस्त्री नाम है उसका, किराने की दुकान है उसका। एक बेटा भी है आनंद से उसका। तेरे को क्या लगता है, पसंद करेगी मुझे? कर से विनोद भाई, और बात करवा मैं सु वांदो छो। अभी वो अपने मायके बोर पा रही है। मैं कहीं छोड़ दूं क्या तेरे को? क्यों? वो तुम इधर खड़ी हो बस स्टैंड पर, बारिश हो रही है तो मैं उस तरफ जा रहा हूँ। शायद तुम भी उधर ही जा रही होगी ना?
मुझे घोरपड़ जाना है। घोरपड़ जाना है? मुझे भी घोरपड़ ही जाना है, मैं वो घोरपड़ में ही रहता हूँ। अरे डरो मत, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। रोज घोरपड़ से भोरपारी आते जाते हैं? हाँ, वो मेरा काम वो साइड पड़ता है ना, तो और आजकल तो घोरपड़ से भोरपारिया जाना अच्छा लगने लगा है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपका बोरपारिया में कोई काम ही नहीं है? काम तो कुछ नहीं है। तो फिर आप रोज क्यों आते जाते हैं? ये सब क्या सिर्फ इसलिए कि मैं आपके साथ रोज सफर कर सकूं? यही वजह है ना? बहुत टाइम बाद विनोद भाई ने पारुल भाभी को अपने दिल की बात बोल डाली और पारुल भाभी ने भी लगन के लिए हाँ कर दी। कहीं विनोद को मारने की प्लानिंग तो नहीं थी? शू बात करो तो साहब, ऐसा कुछ नहीं था। पारुल भाभी ने खुशी खुशी लगन के लिए हाँ की थी साहब, और ऐसी कोई बात कभी नजर तो नहीं आई। अभी विनोद फारूकी शान के गैंग में था, मगर विनोद भाई तो गैंग छोड़ चुका था साहब। इससे पहले उसने हैदर बानवा गैंग भी छोड़ा था ना? वो तो बहुत पहले की बात है साहब। सर, तीनों भाइयों को पुश्तैनी जमीन मिली थी और विनोद तो ठहरा गुंडा। क्या वो दोनों भाइयों को धमका रहा था? वैसे सर, तीनों भाइयों में कभी जमी नहीं। बापूजी के सामने ही हम लोगों ने विनोद से सारे संबंध तोड़ लिए थे। शुक्रिया साहब, गांव में रहना मुश्किल हो गया था। सबको पता चल गया था कि हमारा छोटा भाई एक गुंडा हो गया है। बापूजी के सामने सारी जमीन का बंटवारा भी हो गया। एक गुंडा होने के बावजूद भी आपकी माँ ने उसके साथ रहना कैसे पसंद कर लिया? विनोद हम सब में छोटा था और बाका लाडला था। एक तरह से अच्छा ही हुआ कि लगन नहीं हुआ। पारुल का फैसला एकदम गलत ही था। उसकी जिंदगी का फैसला वो ले साहब, मुझे क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे बीच सब खत्म हो चुका था। हमने एक दूसरे को तलाक भी दे दिया था साहब। उसने तुम्हें और तुम्हारे बेटे दोनों को छोड़ दिया? पर सच कहूं तो साहब उसका गलती नहीं है। मतलब हम दोनों में कभी बनी ही नहीं, ये तो होना ही था शायद। गलती दोनों का नहीं है, पर कभी कभार आपको लगता है ना कि सब ठीक है, ठीक होता नहीं है। विनोद चौहान को जानते हो? हाँ। पारुल ने जब उससे शादी का फैसला किया सुन के तुम्हें धक्का नहीं लगा? धक्का क्या साहब, मेरी तो जैसे मति गूंग हो गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे वो किसी गुंडे मवाली के साथ शादी कर सकती है। तो रोका क्यों नहीं उसे? समझाया उसे? नहीं, हमारे भी बातचीत बंद हो चुकी थी। मतलब हम छुट्टा छेड़ा के लिए अर्जी दिए थे 8 महीने पहले। 1 महीने पहले छुट्टा छेड़ा हो गया, तो उसके बाद शादी का कार्ड देखा मैंने, मुझे भी भेजा था। क्या करता, हंस के टाल दिया बस। तुम्हारा बेटा? नहीं, वो नहीं संभल पाया अभी तक। पारुल के जाने के बाद बस ऐसे गुमसुम सा रहता है। जीरे बाप बेटे बस दोनों। तुम्हें नहीं लगता कि विनोद ने पारुल को जबरदस्ती इस रिश्ते में फंसा के रखा हुआ था? मतलब वो चाह के भी निकल नहीं पा रही हो। देखो, ये वाकई ताज्जुब की बात है कि पारुल ऐसे आदमी के साथ प्यार में कैसे पड़ी। पर साहब एक बात पक्की है, इस मर्डर से पारुल का कोई लेना देना नहीं हो सकता।
पारुल ऐसी नहीं है। ऐसा है वो एक जाना माना मुजरिम था। पुलिस यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो अचानक ऐसे जुर्म की दुनिया छोड़ सकता है। इस जुर्म के पीछे जाती दुश्मनी का भी कोई एंगल नजर नहीं आ रहा था। बचता था सिर्फ एक एंगल, जुर्म से जुड़ा उसका अतीत। यहां उसके कत्ल की कई वजहें हो सकती थी। साहब, ये 3 लोग जो मर्डर किए थे, कुछ पता नहीं कौन थे, लेकिन एक बात तो पक्की है, जो हैदर बानो या फारूकी शान की गैंग के नहीं थे। तो कोई जाती दुश्मनी हो सकती है क्या? नहीं साहब, ये किराए के खूनी लगते हैं। किसने दिया होगा नहीं काम? साहब, ये सब पता करने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2 साल पहले ये हैदर बानवा की गैंग का सबसे खास आदमी था। तब इसने रौनक कपाड़िया नाम के एक ज्वेलर को दिन दहाड़े गोली मार दी थी। क्या रौनक भाई, 2 महीने का टाइम दिया तुमको। हाँ, 12 फोन किया, ना तुम फोन उठाता है ना तुम्हारा पैसा आता है। अरे विनोद भाई, कहाँ से लाऊं 50 लाख रुपए? धंधा भी नहीं है। जितना बन पड़े मैंने हैदर भाई को दे दिया। अब आप हर रोज मांगते रहेंगे तो मुझे तो अपना धंधा छोड़ के आपकी गैंग में काम करना पड़ेगा। साला बाप दादा के जमाने से ये सोना चांदी का बिजनेस कर रहा है। इतना दबा के रखा है कि तेरे आने वाली 7 पुश्तें खाएगी, और बोलता है कि पैसा नहीं है। तो ले, आज से तेरा ये धंधा ही बंद। हाँ? रौनक कपाड़िया मर गया, आशीष गुस्से से पागल हो गया, लेकिन उसने खंडानी को पैसे दे दिए थे आगे का खून खराबा रोकने के लिए। तो क्या ये आशीष अपने बाप के खून का बदला ले रहा है? अब बाप के खून का बदला कौन नहीं लेना चाहेगा? सबकी नाक में दम कर रखा था इसने। हैदर बानवा खुद इससे परेशान था, तभी उसकी गैंग छोड़ के फारूक की गैंग में चला गया, और साल भर पहले इसने वडोदरा में 2 और लोगों को टपकाया। विनोद भाई, एक बार बात कर लें क्या? अरे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। 10-10 फोन किए इनको कि पैसा भेजो पैसा भेजो, कान पर जूं तक नहीं रेंगते इनके। बहुत होशियार बन रहे हैं ना दोनों भाई। अब हम लोग बात नहीं करेंगे, अब गोली बात करेगी इनसे। अरे मीनल, दरवाजा बंद कर लेना। अपने सारे डोमेस्टिक क्लाइंट्स, अपने सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स। चल चल आया। सांघवी भाइयों का कंस्ट्रक्शन का काम था। ये विनोद चौहान अपना सारा काला धंधा छोड़ना चाह रहा, कहीं इसलिए तो इस पे वार नहीं हुआ? हो भी सकता है। वैसे भी जो दुश्मन थोड़ा भी कमजोर पड़े तो सामने वाला हथियार उठाने से चूकता नहीं है। यही होता है इस धंधे में। साहब, ये खून खराबा विनोद चौहान जैसे लोगों का काम है। मैं एक सीधे साधा धंधे वाला हूँ। अपने बापू के खून के बाद उनका धंधा संभाला है, और मेरा सारा समय इसी में निकल जाता है। उसने जो तुम्हारे साथ किया उससे तुम्हें धक्का तो बहुत लगा होगा। साहब, जिसके सामने उसके बापू का खून हो जाए उसे भूल तो नहीं पाएगा। मेरी आंखों के सामने गोली मार दी थी मेरे बापू को। तो तुम चाहते ही होगे कि विनोद चौहान जैसा आदमी मारा जाए। मुझे इस बात का जरा भी दुख नहीं है कि विनोद मारा गया, लेकिन साहब मेरा घर बार है, धंधा है, ये बदला लेना मेरे बस से बाहर है। सर, आशीष के कॉल रिकॉर्ड्स और कॉन्टैक्ट से ऐसा कुछ नहीं लगता इस केस में उसका कोई हाथ होगा। और बड़ौदा के सांघवी, उनका कोई हाथ हो सकता है? सर, वो दोनों ही कमाने वाले थे। दोनों के पीछे छोटे बच्चे हैं, और दोनों की बीवियां किसी तरह से अपनी गृहस्थी संभालने में लगी हुई हैं। मुझे नहीं लगता उन लोगों को ही हाथ होगा। विनोद ने रौनक कपाड़िया को तब मारा जब वो हैदर बानवा के ग्रुप में था। सांघवी ब्रदर्स को तब जब वो फारूकी शान के ग्रुप में था। सर, उसका इन दोनों गैंग्स को छोड़ना उसके खून की वजह हो सकता है। वो जुर्म की दुनिया छोड़ना चाहता था, और हो सकता है इन दोनों गैंग्स को उसके इस फैसले से कोई खतरा महसूस हो। उसके ऊपर ऑलरेडी संघवी और रौनक के मर्डर केसेस चल रहे थे, और संघवी के मर्डर केस में से 6 महीने पहले ही जमानत मिली थी। मुझे भी लगता है ये दोनों गैंग्स कहीं ना कहीं से इसमें शामिल हैं। वो तीनों लापता हमलावर, कोई नहीं जानता वो कौन है, कहां छुपे। सर, मुझे लगता है हमें इन दोनों गैंग से पूछताछ करनी चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है। हो सकता है वहीं से कोई सुराग है।
साहब ये हमारे गैंग का काम नहीं है साहब। तो किसका काम है? यही तो पता नहीं चल रहा साहब। विनोद ने गैंग छोड़ने से पहले बोला था कि वो काम छोड़ना चाहता है। दुश्मनी की बात तो तब होती जब वो खुद का गैंग बनाने की बात करता। हो सकता है तुम्हें ऐसा लगा हो कि कहीं वो वापस हैदर बानवा के गैंग ज्वाइन ना कर ले। नहीं साहब, हैदर और मेरे भी समाधान हो चुका है साहब। हम लोगों ने अपना अपना इलाका बांट लिया है। अब वो अपने इलाके में काम करता है, हम लोग अपने इलाके में काम करते हैं। अब हमारे बीच में कोई भी लफड़ेबाजी, कोई खून खराबा नहीं होता है साहब। वो 3 हमलावर कौन थे? साहब हमने पूछताछ की थी, पर ये पेशेवर लोग नहीं लगते हैं साहब। तुम्हें कैसे मालूम? साहब अब हमारा भी खबरी नेटवर्क होता है, कहाँ क्या चल रहा है सब ध्यान रखना पड़ता है। काम में भले हाथ ना हो पर नजर तो रखनी पड़ती है ना साहब। अब अगर ये जाने माने लोग होते तो कब की जानकारी मिल जाती। ये सुपारी लेके टपकाने वाले लोग नहीं है साहब। सही कह रहा है फारूक, मांडवली हो गई है हमारे बीच। एरिया बांट लिए हम लोग। तो विनोद चौहान को किसने मारा? जिसको उसके मरने से फायदा था। किसे उसके मरने का फायदा है? क्या मालूम, मेरी गैंग तो वो साल भर पहले ही छोड़ चुका है। गैंग छोड़ा, दुश्मनी तो हुई होगी। साहब सीधी बात है, देखिए वो फारूकी की गैंग में काम जरूर करता था, लेकिन मेरा एरिया छूता तक नहीं। फिर दुश्मनी किस बात की? और वैसे भी वो धंधा छोड़ने वाला था, तो रही सही कहा सुनी भी खत्म हो चुकी। किसको फायदा हो सकता है इसकी मौत से? और ये कोई गैंग्स की दुश्मनी का मामला भी नहीं है और ना ही किसी की जाती दुश्मनी का मामला लगता है। 3 लोग, न किसी गैंग का हिस्सा, न कोई पेशेवर मुजरिम, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है इनका। ऐसे गायब हुए खून करके कोई सुराग भी नहीं है इनका सर। पारुल सोलंकी गर्माचे साहब बहुत सदमे में बैठी। हमें उससे बात करनी है। कुछ याद आ रहा है आपको? कुछ भी जिससे हमें उन्हें पहचानने में मदद मिले। नहीं, वो तीनों एकदम से अंदर आ गए और उनके चेहरे ढके हुए थे, इसलिए मैं ठीक से देख ही नहीं पाई उनको। हो सकता है उन लोगों ने आपस में एक दूसरे को गलती से नाम लेके बुलाया हो। उनमें से किसी ने भी एक दूसरे को नाम लेके नहीं बुलाया। जो पारुल ने देखा मैंने भी वही सब देखा। विनोद ने जब जुर्म की दुनिया को छोड़ने का फैसला किया, उसने कुछ बताया आपको कि उसकी जान को खतरा हो सकता है? वो किसी से डरता नहीं था, उसे पता था उसकी जान खतरे में है। डर तो मुझे लगा रहता था साहिब कि वो जो काम करता है उसका नतीजा अच्छा नहीं हो सकता। आखिरकार वही हुआ। 10 बार बुला के आप अपने वही सवाल बार बार हमसे पूछेंगे, जिनका हमारे पास सिर्फ एक जवाब है, जो कि सच है। अगर हमें जरा भी पता होता कि विनोद भाई के साथ कुछ भी होने वाला है तो कसम खा के कहते हैं हम वहाँ से हिलते तक नहीं। हाँ साहब, हम दोनों विनोद भाई के लगन की तैयारियों में लगे हुए थे। अगर ज़रा भी भनक होती तो हम लोग विनोद भाई को कभी अकेला नहीं छोड़ते सर। और हाँ सर, विनोद भाई भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, उन्हें भी इस बारे में कोई भनक नहीं लगी हो। 3 लोग जिन्हें अच्छी तरह से पता था कि विनोद कब घर पर अकेला होगा और कब तुम दोनों उसके साथ नहीं होगे। घर पे सिर्फ 2 औरतें थीं। हैरानी की बात तो यह है कि जो खुद ऐसे मर्डर्स प्लान करता था उसका मर्डर भी उसी तरीके से हुआ। किसी की बुरी नज़र लग गई साहब विनोद भाई, वरना जब वो गैंग में थे तो किसी माइके लाल की हिम्मत नहीं थी उन्हें हाथ लगाने की। और जब ये सब कुछ छोड़कर सीधे रास्ते पे चलना शुरू किया तो ये सब हो गया था। ऊपर वाला ही जाने साहब क्यों हुआ, किसने किया और किस लिए किया। इस केस में किसी भी तरफ से कोई सुराग नहीं मिल पाया। एक ऐसा आदमी जिसे सब डरते थे, ऐसे मार दिया गया। हो सकता है उसके गुनाहों का ही नतीजा, लेकिन सिर्फ इसीलिए हम इस केस को नहीं छोड़ सकते। इसे सुलझाना तो होगा ही। ना कोई सुराग अब तक, ना कोई पहचान कातिलों की, और ना ही कत्ल का मकसद सामने आया था। केस बंद नहीं किया गया था, लेकिन आगे भी नहीं बढ़ रहा था।
कई महीने बीत गए और अब यह केस लोकल क्राइम ब्रांच के पास आया। सर, विनोद चौहान मर्डर केस की फाइल देखिए, कोई सुराग नहीं मिल रहा है। तुम्हें क्या लगता है? सर, सारे एंगल्स की जांच हो चुकी है, कोई भी एंगल छूटा नहीं है। ना ही कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का मामला है और ना ही कोई पर्सनल दुश्मनी है। अभी तक ये पता नहीं लगा है कि वो 3 लोग कौन थे और कहां से आए थे। उन तीनों ने ना तो विनोद चौहान की मां पर कोई वार किया और ना ही उसकी मंगेतर पारुल पर। 2 लोगों ने उनको पकड़ा और तीसरा अंदर जाकर विनोद चौहान को मारा है, लेकिन उन दोनों को कुछ नहीं किया। हाँ सर, मकवाना तुम्हें अजीब नहीं लगता? उन तीनों के चेहरे ढके हुए थे, जैसे उन तीनों को मालूम हो कि कुछ गड़बड़ नहीं होगी, उन्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। सर, आपका कहने का मतलब है कि जानबूझकर उनकी पहचान नहीं होने दी गई? हो सकता है। पारुल यहाँ नहीं है साहब। कहाँ गई है? वो अपने पहले पति आनंद मिस्त्री के घर वापस लौट गई। पहला पति? उसका तो तलाक हो गया था ना? जी साहब। ये नहीं साहब, वो उसकी भूल थी। अपने पहले पति के घर वापस लौटना? ये नहीं साहब, विनोद चौहान से लगन तय करना। पारुल हमेशा से ही ऐसी गलतियां करती आई है। तो पारुल अपने पहले पति के घर है, हमें उससे वहीं मिलना है। आनंद, मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी हुआ, जो तुमने सहा, जो हर्ष ने सहा, वो सब मेरी गलती थी। पारुल, जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ। शायद वो होना जरूरी था। उससे तुम्हें पता तो चला कि तुमने क्या खोया है। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो अभी तक सामने नहीं आया है। कोई छुपा मकसद, कोई हिडन एजेंडा है इस खून के पीछे जिसे बड़ी सफाई से छुपा दिया गया है। सर, मुझे इस केस में पारुल सोलंकी पर सबसे ज्यादा शक है। कुछ है उसके बारे में जो वो छुपा रही है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। उन लोगों ने पारुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उसे ऐसे ही छोड़ दिया। कोई ना कोई वजह तो है इसके पीछे। हेलो, आनंद मिश्र। हाँ बोलो। जो क्राइम ब्रांच से गिरीश मोदी बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ बोलिए। मुझे तुमसे मिलना है, ऑफिस आ जाओ। कब तक आ सकते हो? साहब, दोपहर को आऊँ? 2 से 4 दुकान बंद रहती है। ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मकवाना, दोपहर 2 बजे ठीक इसी वक्त तुम पारुल से बात करोगे। सर। मैं बहुत परेशान थी, टूट सी गई थी मैं। फिर तुम अपने पहले पति के पास वापस लौट आई, जिससे तुम्हारा तलाक हो चुका है। नहीं, वो आए थे मेरे पास। जो कुछ भी हो साहब, पर हम कभी पति पत्नी थे। हमारा एक बेटा भी है। हमारे बीच मतभेद थे, मनभेद नहीं थे। अब भी कहीं थोड़ा अपनापन बाकी है। तो तुम उसे दिलासा देने गए थे? मैं उसका दुख बांटने गया था। पारुल केम छे बा? वो उदास है, सदमे में बैठी है।
दरअसल मुझे खुशी होनी चाहिए तुम्हारे ये हालात देखकर, पर सच कहूं पारुल तो मैं बहुत दुखी हूं। एक वक्त था जब हमने सुख दुख बांटा है। मैं पहले ही तुमसे ये कहना चाहता था कि तुम्हारा विनोद के साथ लगन ठीक नहीं है। विनोद जैसे इंसान के साथ तुम पूरी जिंदगी नहीं जी सकती, पर कह नहीं पाया। तुमने भी तो जैसे ठान सी ली थी। मैं अंदर से टूट चुकी थी आनंद। मैं अपना जीवन जीना चाहती थी। तुम्हारा जीवन भी तुम्हारे साथ था, तुम्हारा जीवन साथी भी तुम्हारे साथ था। तुम ही चली गई। हर्ष अभी तक ये स्वीकार नहीं कर पाया है कि तुम जा चुकी हो। वो अभी भी तुम्हें याद करता है। तो तुमने उसे वापस लौटने के लिए राजी कर ही लिया? हाँ साहब, हर्ष के लिए। उसी के लिए मैं चाहता था कि पारुल वापस आ जाए। हर्ष पर ही बहुत ज्यादा असर हुआ था पारुल के चले जाने का। मैं अपनी जिंदगी जीने के लिए वापस आई। तो पहले क्यों चली गई थी? मेरे और आनंद के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। क्या ठीक नहीं था? किस बात पर नहीं बनती थी? हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे। शादी के 14 साल के बाद ये बात तुम्हारी समझ में आई? कभी कभी बहुत समय लग जाता है ये समझने में कि जैसा हमने सोचा था वैसा हमेशा होता नहीं है। मगर जो ठीक नहीं था उसे फिर से ठीक करने में बहुत कम वक्त लगा तुम्हें। फिर पारुल भी वापस लौट आई तुम्हारे पास। एक नई जिंदगी की तलाश ने पारुल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। इस हादसे से बहुत टूट चुकी थी। वैसे विनोद से शादी भी एक हादसा ही होती, क्योंकि गुंडा था वो। एक ना एक दिन ऐसी ही मौत आनी थी उसे। पर शादी के फैसले के वक्त पारुल को इस बात का अंदाजा नहीं था। मुझे नहीं पता वो 3 लोग कौन थे। मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई क्योंकि उनका चेहरे ढके हुए थे। मेरा बेटा स्कूल से वापस आ गया, उसे मेरी जरूरत है। क्या मैं? बिल्कुल। आनंद मिस्त्री, क्या पारुल ने ही विनोद को मरवाया है? कैसी बातें कर रहे हैं साहब? पारुल एक सीधी सादी सी औरत है जो गलत रिश्ते में फंस गई थी बस। लेकिन वो कभी किसी को मरवा नहीं सकती साहब। बाप, अब तो हम में से किसी एक के साथ रहो। यहाँ अकेली कैसे रह पाएगी आप? इतन बेटा, धवल बेटा, मैं यहाँ ठीक संभाल लूंगी सब। वाह, अपनी उम्र देखो, नहीं रह पाओगी। विनोद के साथ रहने की तुम्हारी हमेशा से जिद रही है, ये जानते हुए कि वो कैसे गैर कानूनी और उल्टे सीधे धंधे करता था। लेकिन अब तो वो नहीं रहा बा। अब तो हमारे साथ रहो। मैं यहाँ ही ठीक हूँ। विनोद गलत था, हमेशा से गलत था। मैं उसे बदल नहीं पाई। हार गई मैं, हार गई। आप उसने कभी हमारी बात नहीं मानी, हमेशा अपनी चलाती है। अब तो कुछ समझ जाए, जिंदगी में जो हो रहा है उसे माने और अपनी जिंदगी संवारे। पारुल, मैं बहुत खुश हूं कि तुम इस घर में वापस आ गई। दो लोग, पारुल और आनंद, अलग होते हैं। पारुल विनोद के साथ रिश्ता जोड़ती है, विनोद मारा जाता है। उसके बाद पारुल वापस आनंद के पास लौट आती है। इस सब में से किसी साजिश की बुनी आती? मतलब
दोनों के अलग होने का कोई खास मकसद था? जानबूझकर तलाक लिया गया। विनोद चौहान से पारुल का प्यार भी एक सोचा समझा कदम था, ताकि विनोद प्यार में पड़ जाए और उसे मार दिया जाए। हो सकता है ऐसी कोई साजिश। कहीं छोड़ दूं क्या तेरे को? मैं तेरे लिए खुद को बदल लूंगा। मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता कि बस अब और नहीं। मकवाना, ये पारुल और आनंद की हिस्ट्री निकलवाओ, हर छोटी बड़ी बात पता करो। मुझे लगता है इस बार जरूर कुछ हाथ लग गया। क्या सचमुच कोई साजिश थी? कुछ था इनके बीते कल में? विनोद की मौत के बाद पारुल का ऐसे अचानक अपने पहले पति आनंद के पास लौट आना पुलिस को बहुत संदेहजनक लग रहा था। जिसकी हत्या हुई उसका इतिहास जुर्म से भरा था, लेकिन उसकी हत्या में किसी गैंग का शामिल ना होना यह पुलिस को बहुत अजीब लग रहा था। हाँ वेल जी बोल, क्या पता चला? साहब ये पारुल और आनंद बड़ी जानी मानी लव स्टोरी है इनकी। पर विनोद चौहान से इसका कुछ लेना देना था क्या? वो तो नहीं पता साहब, लेकिन 14 साल पहले जब इन लोगों का प्यार हुआ था तो दोनों का अपने घर वालों के साथ बहुत झगड़ा हुआ था। आनंद तब 26 साल का था और पारुल तब कुछ 20 साल की थी। मुझे ना समझ में ही नहीं आ रहा है कि अगर बापूजी को हम दोनों के बारे में पता चलेगा ना तो वो क्या बोलेंगे। कभी ना कभी तो पता चलेगा ना पारुल। बता दो उनको। मैं बता दूं या तुम साथ चलोगे? हाँ मैं आऊंगा। पहले तुम्हारे बापूजी से बात करेंगे, फिर मेरे बापूजी को बताएंगे। तैयार रहना, दोनों उछल जाएंगे। लगन अगर करूंगी तो उसी से करूंगी। सुन ले, अपने हाथों से गला दबा के मार दूंगा। तूने इस बारे में सोचा भी तो? इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरा लगन उससे नहीं हुआ ना तो अपने आप को मार डालूंगी मैं। बहुत जबान चलाती है। मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई ना तूने, तो सोच ले मैं भूल जाऊंगा कि मेरे कोई बेटी भी है। हाँ तो शू बोले छे पारुल बेटा, हमेशा बड़ों के खिलाफ जाना जरूरी है क्या? हमेशा अपनी मनमानी करेगी? मम्मी, अगर तू और बाबूजी मेरी बात मान लोगे ना तो मुझे अपनी मनमानी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे उस लड़के से रिश्ता करके बिरादरी में हमारी नाक कटवाएगी क्या? और इस रिश्ते के लिए उस लड़के के घर वाले भी राजी नहीं होंगे, तू देख लेना। बापूजी मैं पारुल को बहुत चाहता हूँ और मैं उसी के साथ लगन करूंगा। जब तूने नक्की कर ही लिया है तो मुझे पूछने का नाटक क्यों कर रहा है? देख बेटा, बिरादरी में हमारी भी कुछ इज्जत है और तुम दोनों उसे मिट्टी में मिलाकर ही चैन लोगे। देख, तुझे जो करना है कर, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। और मैं भी किसी भी हालत में पारुल को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, फिर भूल जाओ कि तुम्हारे कोई माँ बाप भी हैं। आनंद, ऐसे गुस्सा करके क्या होगा? कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा ना। पता है पारुल, अब हमें वही करना होगा जो हमको ठीक लगे। मतलब हम हमारे माँ बापूजी के विरुद्ध जाएंगे? अगर हम ऐसा करते हैं तो वो फिर कभी हमारा मुंह नहीं देखेंगे। अपने घर वालों से इतना लड़ झगड़ कर दोनों ने शादी की, फिर 14 सालों में ऐसा क्या हो गया कि दोनों अलग हो गए? पूरी जिंदगी थोड़ी ना हनीमून होता है। जब इंसान साथ में आसमान से ज़मीन पर पैर रखता है तब जिंदगी का व्यवहार समझ में आता है, तब सबकी ज़रूरत पड़ती है। मेरे बापूजी ने अपना लगन स्वीकार कर लिया। लगन स्वीकार कर लिया, लेकिन हमें तो नहीं स्वीकार किया ना। मुझे तो नहीं अपनाया, बोल दिया जाके दूसरे घर में रहो। हाँ तो तुम्हारे बापूजी ने क्या अलग किया? आनंद, मैं माँ बन चुकी हूँ और अब मुझे समझ में आता है मेरे माँ बापू के दिल की बात। वो लोग बूढ़े हो रहे हैं, उन्हें ज़रूरत है हमारी। अब मुझे भी तो याद आती है ना उनकी। तुम्हें अच्छी तरह से पता है तुम्हारे बापूजी को मैं फूटी आंख नहीं भाता। हाँ, लेकिन इससे हम दोनों अलग तो नहीं हो रहे ना। और पहले भी उनके मना करने पर भी हम दोनों अलग नहीं हुए थे। अगर इस उम्र में मैं उनसे मिलने जाती हूँ तो क्या खराबी है आनंद? मेरे माँ बापूजी हैं वो। मैंने कहा ना तू उनसे नहीं मिलोगी बस। क्यों नहीं मिलोगी? हर्ष को भी घर परिवार मिलेगा, नाना नानी का प्यार मिलेगा। और वैसे भी आनंद, उन लोगों को अब हमारे साथ रहने से कोई शर्म नहीं आती। इतना समय बीत चुका है, सब कुछ बदल गया है, लेकिन आप बिल्कुल नहीं बदलना चाहते। नहीं बदलना चाहता, नहीं बदलूंगा।
मैं जा रही हूँ। कहाँ? इस घर से दूर। घर से दूर मतलब? तुमसे दूर। मैंने तुम्हारे लिए मेरा घर छोड़ा, बाबा जी को छोड़ा, तुम्हारे साथ ये घर बनाने के लिए। मैंने भी वही सब किया था आनंद। सब कुछ छोड़ छाड़ के आई थी यहाँ मैं तुम्हारे साथ। और ऐसे ही छोड़ छाड़ के चली भी जाओगी? मुझे तलाक चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती अब, बस। ठीक है, जाओ। मैं भी नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें हर्ष को ले जाने नहीं दूंगा। वो मेरा बेटा है। पर इन सब में विनोद चौहान बीच में कहां से आ गया? साहब, पहले आनंद और पारुल ने तलाक की अर्जी दी, फिर पारुल विनोद चौहान से मिली, उसने तलाक होने का इंतजार किया, फिर शादी की तैयारी शुरू हो गई। कहानी बस इतनी सी है या कुछ और भी है जो हमें पता नहीं चल रहा? सर, अब तक हम वो कड़ी नहीं ढूंढ पाए हैं जिससे ये पता चले कि क्यों शादी से बस 4 दिन पहले विनोद चौहान का खून हो गया। नहीं साहब, जहाँ तक हमें याद है पारुल या आनंद के घर वालों से हमारा कोई लेना देना नहीं था। जबकि पारुल और विनोद के लगन की बात हमें बहुत देर बाद पता चली, जब वो फैसला कर चुके थे तब। ये छोटा शहर है, जब पारुल और आनंद की लव मैरिज हुई तो बिरादरों में बहुत हल्ला मचा था, सबको पता तो होगा। अरे साहब, कुछ बातें घर की 4 दीवार के बाहर आती ही नहीं है, भले ही चाहे कोई बिरादरी के बाहर जाकर कुछ करे। हम उस वक्त थोड़ी खुसर पुसर हुई थी, लेकिन इतना भी नहीं कि शहर भर को पता चल जाए। अब तो बोलते बोलते जबान भी थक गई है साहब। जरा भी खबर होती कि ऐसा कुछ होने वाला है तो विनोद भाई के साथ होते हम लोग। क्या ऐसा भी हो सकता है कि विनोद पारुल को बहुत पहले से जानता हो, पारुल और आनंद के अलग होने के पहले से? कुछ ऐसा हुआ हो कि कोई पुरानी वजह झगड़ा बन गई हो? क्या पारुल और आनंद के अलग होने की असली वजह विनोद था, या फिर कोई और वजह थी पारुल की विनोद से इस तरह से बदला लेने की? नहीं साहब, ये क्या बात कर रहे हैं आप? जहाँ तक हम लोगों को मालूम है, विनोद भाई तो पारुल भाभी को जानते भी नहीं थे। जमानत में रिहा होने के बाद ही वो पहली बार पारुल भाभी से मिले थे। इसके पहले उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था सर। सर, पारुल के फोन रिकॉर्ड्स की जांच कर ली है, कुछ नहीं मिला। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 3 लोग खून करके चले गए और किसी को कोई खबर नहीं है कि वो थे कौन, कहां से आए थे तीनों, उसे क्यों मारा? भगवान, ये विनोद चौहान का केस कभी सॉल्व भी होगा या फिर ऐसी गोल गोल चक्कर लगाते रह जाएंगे हम लोग? सर, ये कोई अंदरूनी गैंग वॉर भी हो सकती है, कोई अंदरूनी साजिश हो सकता है। उन्हें बाहर से बुलवाया गया हो। 3 लोग जिन्हें कोई नहीं जानता आए, काम करके चले गए, न मकसद पता चला और न ही कोई सबूत मिला। क्या ये केस ऐसे बिना सुलझे ही रहने वाला था? हमलावरों या उनसे ये हत्या करवाने वालों के बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा था। किसी जाती दुश्मनी के भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। अचानक एक ऐसा नजरिया सामने आया जिस पर अब तक किसी का ध्यान ही नहीं गया था। जो कुछ भी हो साहब, पर हम कभी पति पत्नी थे। हमारा एक बेटा भी है। हाँ साहब, हर्ष के लिए, उसी के लिए मैं चाहता था कि पारुल वापस आ जाए। एक नई जिंदगी की तलाश ने पारुल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। सर, मकवाना, मुझे लगता है अब तक हम इस केस को गलत नजरिए से देख रहे हैं। एक एंगल को तो अब तक हमने छुआ ही नहीं।
पारुल ने आनंद को छोड़ा है। ये भी तो हो सकता है कि आनंद नहीं चाहता हो कि पारुल और विनोद की शादी हो। पर उसने अपनी मर्जी से पारुल को तलाक दिया था। फिर भी इस एंगल के बारे में हमने नहीं सोचा है। बकवाना, ये जो तीनों हमलावर हैं, हो सकता है आनंद के साथ इनका कोई रिश्ता हो। पता लगाओ। सर, आनंद की पारुल से कई महीनों तक कोई बात नहीं हुई है। कोई ऐसे कॉल रिकॉर्ड्स भी नहीं है जिनसे उस पर शक हो। बल्कि अगर आनंद ने इस खून की साजिश की होती तो हमें उसके कॉल रिकॉर्ड्स में कोई सुराग जरूर मिलता, उन खूनियों को किए गए कॉल्स खून के पहले या खून के बाद में। लेकिन यहाँ पर खून से 2 दिन पहले और 3 दिन बाद तक आनंद ने अपने फोन से किसी से भी कोई भी बात नहीं की। सर, भगवान वो फोन रिकॉर्ड्स लेकर आओ, मुझे फिर से देखना है। सर, मर्डर से 2 दिन पहले और 3 दिन बाद तक कोई फोन कॉल ही नहीं है। यस सर। 5 दिन तक किसी से कोई बातचीत नहीं। जी हाँ, मतलब उसने अपना फोन बंद कर दिया होगा। हो सकता है सर। मुझे पारुल और विनोद के लगन का कार्ड मिला था। उसने पूरे शहर को बुलवा दिया था। लोगों को जैसे बस बातें बनाने का मौका मिल गया था। सब मुझसे आकर पूछते थे, ये क्या हो रहा है आनंद भाई, सुना आनंद भाई, तुम्हें पता था आनंद भाई? तो मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना था, बस बंद कर दिया फोन। तुम्हें बुरा लगा कि पारुल किसी और से शादी कर रही थी? मुझे किसी से बात नहीं करनी थी, किसी को बताना नहीं था हम लोग क्यों अलग हुए। वो झूठ बोल रहा है। उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि उसे बहुत धक्का लगा था इस खबर से। 5 दिन तक कोई बातचीत नहीं। उसका कहना है कि वो लोगों से बात करने से बच रहा था। मुझे लगता है उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि खूनियों से उसकी बात ना हो और उस पर किसी को शक ना हो। लेकिन सर, उसके फोन पर इसके पहले भी ऐसे कोई कॉल्स नहीं है जिनसे उस पर शक हो। उसने ये सब कुछ बहुत चालाकी से किया होगा। सर, आपका शक सही निकला। विनोद चौहान के मर्डर से 3 दिन पहले करीब 113 नए सिम कार्ड्स खरीदे गए और उसमें से एक आनंद मिस्त्री के नाम है। यस सर। मकवाना, हमें पहले से ही इस एंगल में सोचना चाहिए था, पर पहले किसी का इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। हाँ साहब, ये वही आदमी है जिसने सिम खरीदा था। 100%। भाई साहब, ये कब तक चालू होगा? लगभग 4 कलाक में हो जाएगा। हो जाएगा ना? ठीक। थैंक्स। ठीक है सर। जिन लोगों से आनंद ने बात की उनमें से एक का नाम फुलजी है। ये पास के ननकू गांव में दिहाड़ी मजदूर है। लेके आओ उसे। कहाँ लेके जा रहे हो? अरे मैंने किया क्या साहब? अरे साहब, फूल जी,
तेरे साथ 2 लोग और थे। कौन थे वो? विलास और कंदर। कहाँ मिलेंगे? देव, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आनंद, मैंने कहो બધું बराबर छे ना? मैंने कभी सोचा भी नहीं था पारुल तुम मुझे इस तरह छोड़ के चली जाओगी। याद है जब हम मिला करते थे छुप छुप के, यही सोचा था हम। माँ बापू जी, दुनिया वाले, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, हम साथ रहेंगे। अब तो मैं वापस आ गई हूँ ना। तुमने छुट्टा छड़ा लिया ही क्यों? आनंद, तुम्हें भी तो यही चाहिए था। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए था। मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारा किसी और से शादी करना इतना चुभेगा दिल को। तुमने पहले कभी कहा ही नहीं इस बारे में कुछ मुझसे। मैं सोच रहा था तुम्हें खुद से इस बात का एहसास क्यों नहीं हो रहा। हर्ष को रोज देखता था, अपना अलग होना ना उसके समझ में आ रहा था, ना वो सह पा रहा था। दिन भर इसी परेशानी में रहता था, कैसे संभालूं इस घर को, कैसे संभालूं हर्ष को, कैसे संभालूं। आपने हर्ष को अपने पास रखा था आनंद, मैं तो उसे ले जा रही थी ना। मुझे ये नहीं पता था छुट्टा छड़ा होने के बाद तुरंत किसी और से शादी करने का फैसला लोगी तुम। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती थी आनंद, और विनोद से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं उसके साथ अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे से बिता सकूंगी। और मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था तुम्हारी शादी किसी और के साथ होते हुए देख। दिल चलता था मेरा तुम्हारा उसका शादी का कार्ड देखकर। पूरा शहर आके पूछ रहा था क्या हुआ पारू, तुम्हें छोड़ के क्यों चली गई, वो किसी और के साथ शादी क्यों कर रही है। कोई जवाब नहीं था मेरे पास। हर्ष पर क्या बीत रही थी कुछ पता है तुम्हें? आनंद, विनोद को कहीं तुमने तो नहीं मरवाया ना? आनंद भाई, आज कोई काम नहीं मिला, पैसे कल दे दूं तो चलेगा? फूल जी, तुम्हें पता है मैं उधार नहीं रखता। आनंद भाई, मैं कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ, कल मैं जरूर दे दूंगा। कल याद से दे देना। फूल जी नहीं आओ तो। जी आनंद भाई। तुम मेरा एक काम करोगे? आनंद भाई, दिहाड़ी मजदूर हूँ, काम की तलाश रहती है, काम को कैसे ना बोल सकता हूँ। आनंद भाई, विनोद भाई कितना खतरनाक आदमी है, आप बरोबर जानते हैं ना? देख, उसे तुझ पे कोई शक नहीं होगा, तुझसे कोई खतरा होगा ये वो सोच भी नहीं सकता है। और मैं हूं ना, मैं बताऊंगा ये सब कब करना है, ठीक है? आराम से हो जाएगा सब। और वैसे भी मैंने सुना है कि सब बुरे काम छोड़ रहा है वो अभी। ना आनंद भाई, मुझे डर लग रहा है। किसी को साथ लेके जाना ना, कोई जान पहचान वाला होगा ना। हाँ, और मुफ्त में करने को थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। देख, इतना पैसा दूंगा कि 1 साल ऐश से कट जाएगा, समझ फूल जी। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी उसकी पत्नी बने। लोग थूकेंगे मुझ पर। 1 साल तक का पैसा, और जब चाहे मेरी दुकान से राशन उठा लेना। आनंद भाई, ये विलास है और ये कंधर्प है, ये दोनों भी मेरी तरह दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। ठीक है, मैं सबको पैसे दूंगा, हाँ? और फोन करके बताऊंगा काम कब करना है। अपना नंबर दो तुम। 444567865। देखो, ठीक है, फिर मैं इस नंबर से फोन करके बताऊंगा, हाँ? ठीक है? ठीक है आनंद भाई, चलो।
उस दिन मैंने फूल जी को तुम्हारा पीछा करने को कहा। तुम लोगों ने आशीष की दुकान से गहने खरीदे। सुन, तू मोरी कनाल गांव जाके सबको निमंत्रण बांट के आ जा। भाले विनोद भाई। हाँ? और याद से सबको देना, किसी को मेरी शादी में आने के लिए डर नहीं लगना चाहिए। हाँ? मैंने फूल जी, कंदर्प और विलास को उस रात हमला करने को कहा। हम आज ही रात में उन सबको निपटा देते हैं। पुलिस को मुझ पर शक है और मुझे ऐसा लगता है वो जल्दी मुझ तक पहुंच जाएंगे। नहीं, पारुल को कुछ नहीं पता। मैंने ये सब मेरी इज्जत बचाने के लिए किया है। उन्होंने अपनी मर्जी से मुझे तलाक दिया था। मुझे नहीं पता था कि वो मेरी शादी से इतना परेशान थे। तुम दोनों ने हमेशा वही किया जो तुम्हें सही लगा। घर वालों में झगड़े होते हैं, मनमुटाव होता है, मगर घर बार जोड़ के रखना तुम दोनों का काम था। तुम दोनों को आपस में बैठकर सब सुलझाना चाहिए था, तो बातचीत से सब हल हो जाता है। मगर इस बात का क्या मतलब कि क्या करना चाहिए था और क्या नहीं। अब जो भी हुआ, तुझे अपनी बाकी की जिंदगी ऐसे ही गुजारनी है। बाप, पारुल के पहले पति को यह लगन रोकना था। वो नहीं चाहता था कि उसकी दोबारा शादी हो। उसी ने विनोद को मरवा दिया। मेरे दिमाग में तो ये बात ठीक से जा ही नहीं रही। जब विनोद भाई को प्यार हो गया, लगन करके घर बसाने की बात सोच लिया, ये धंधा छोड़ने की बात सोच लिया, तब मर्डर हो गया। और ये मर्डर पारुल भाभी के पति ने करवाया। इस कत्ल का मास्टरमाइंड आनंद मिस्त्री और उसके 3 साथी विलास, फूलजी और कंडर्प इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। इन पर मुकदमा जारी है। पुलिस ने इस केस की गहराई से जांच की और पाया कि पारुल को विनोद चौहान के खून की इस साजिश के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पारुल अब अपने बेटे हर्ष के साथ अपने माता पिता के घर रहती है। विनोद की मां अब अपने बाकी दोनों बेटों के साथ रहती है। आनंद ने इस तरह की कोई साजिश की होगी ये सोचना भी मुश्किल था, क्योंकि उसका ना तो विनोद चौहान से कोई संपर्क था और ना ही कोई नाता। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पारुल को वापस पाने के लिए आनंद ने ऐसा किया था, क्योंकि दोनों ने अपनी मर्जी से तलाक लिया था। इस केस के दोनों सिरों पर एक प्रेम कहानी थी, एक आनंद और पारुल के बीच और दूसरी विनोद और पारुल के बीच। पर दोनों कहानियों का अंत दुखद हुआ। इंसानी कमजोरी से समझदारी हार गई। ईर्ष्या ने जुर्म का रास्ता अपनाया। आनंद के दिमाग में क्या चल रहा था, क्या मकसद था उसकी सोच में, पारुल समझ ही नहीं पाई। पर सबसे ज्यादा चोट पहुंची एक मासूम बच्चे हर्ष को, जिसने पहले तलाक की वजह से अपनी मां को खोया और अब उसका पिता सलाखों के पीछे है। प्रेम कहानियों और ईर्ष्या के इस जुर्म भरे पेचीदा मामलों के बीच फंसा एक बेकसूर बच्चा। उसके जख्मों की गहराई को कोई नहीं जान सकता था। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय।
इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।